कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। सो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है एक साइन था उस समय किस तरफ मूव करने का, एक कैपिटलिस्ट फार्मिंग की तरफ मूव करने का। लेकिन इससे ज़्यादा लोगों को कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि ये जो कैपिटलिस्ट फार्मिंग जिसका हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ कुछ ही लोगों के पास सीमित था। और ये किनके पास सीमित था? जो उनके जो जो जिनको इस चीज़ का पता, उस समय का जो टेनेंसी एक्ट था या फिर जो भी सिस्टम गवर्नमेंट ने लगाया था, उसके तहत क्या होने लगा था उस समय, लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लैंड खरीद कर लैंडलॉर्ड्स बनने पे जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, ना कि कल्टीवेटर्स, क्योंकि कल्टीवेटर्स का हालत बहुत ही ख़राब था। तो लैंडलॉर्ड्स या फिर मनी लेंडर्स उस समय बन रहे थे। और जो फोकस था, क्योंकि जैसे कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ उस समय ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इस पे हुआ कि फूड क्रॉप प्रोड्यूस ना करके किसको प्रोड्यूस किया जाए जो कमर्शियलाइज, जिसको हम मार्केट में बेच सके। इस तरीके का क्रॉप का जो है ज़्यादा, पहले जो फार्मिंग होता था वो ज़्यादातर फोकस रहता था कि फूड क्रॉपिंग, मतलब खुद की कंजम्पशन के लिए। लेकिन जब ये कमर्शियलाइजेशन हो गया उस समय ये फूड क्रॉप से शिफ्ट हुआ किसकी तरफ? कमर्शियल क्रॉप की तरफ। और इसमें भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या कर रहे थे, वो लोग खेती बाड़ी नहीं करना चाहते थे, वो लोग लैंडलॉर्ड बनना चाहते थे, मनी लेंडर बनना चाहते थे। लैंडलॉर्ड बनने में फ़ायदा ये है कि उनके अंडर पे टीनेन को काम कराएंगे और उनसे जितना भी वसूल है उनसे वसूल, उनको खुद कुछ नहीं करना है। तो इस वजह से ये कैपिटलिस्ट फार्मिंग की तरफ मूव करने के बाद भी ज़्यादा कुछ एग्रीकल्चर में इंप्रूव नहीं हुआ। और अगर जो छोटे फार्मर थे उस समय इस कमर्शियलाइजेशन से अल्टीमेटली उनको क्या फ़ायदा मिला, इसकी अगर बात करें, तो इस कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर से उनकी ज़िंदगी और ख़राब हुई। कैसे ख़राब हुई? क्योंकि अब क्योंकि कमर्शियलाइजेशन मतलब अब ऐसे प्रोडक्ट उनको प्रोड्यूस करना था, ऐसे क्रॉप्स उनको ग्रो करना था, ठीक है, जो कि मार्केट में आगे सेल करना है। तो होता क्या था कि उनको वो प्राइस नहीं मिल पाता था जिससे कि वो अच्छे से अपना जीवन यापन कर सके। तो होता यह था कि जैसे ही ये कल्टीवेटर्स अपना क्रॉप उगाते थे, तो जो भी रिच मर्चेंट वगैरह थे वो कम से कम दाम पे उनसे खरीद के लेके आते थे। और वो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता था कल्टीवेटर, क्योंकि उनके पास प्रेशर रहता था कि टाइम पे दीवानी या टैक्स भरने का, जिस वजह से उनको जो भी प्राइस मर्चेंट, क्योंकि मर्चेंट इसमें जो है ऐसी पोजीशन होल्ड करता था कि जो वो टर्म्स एंड कंडीशन रखेगा कल्टीवेटर्स उसमें आर्ग्यू नहीं कर सकते, उनको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। उनको टैक्स भरना है टाइम पे और फसल खराब ना हो जाए इसका भी ध्यान रखना होता है। तो जैसा उनको प्राइस दिया जाता, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन रिच मर्चेंट सेट करते थे, उसी पे उनको एग्री करना था, चाहे उनको लॉस हो या प्रॉफिट हो, कोई देखता नहीं था। एंड इस वजह से हुआ क्या था, जो रिच मर्चेंट्स वगैरह थे वही लोग इसका ज़्यादा फायदा उठा पाए। एक तो सब लोग ये एग्रीकल्चर कर नहीं पा रहे थे या कर नहीं रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर लोग मनी लेंडिंग में घुसे पड़े थे उस समय, यही ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। और जो रिच पीजेंट्स थे जिनके पास लैंड ज़्यादा थे, उनको कल्टीवेशन नहीं करना है, उनको भी यही करना था कि मनी लेंड करके ही या फिर अपने नीचे टीनेज को काम करके एक्सप्लॉइट करके ही काम पैसा कमाना था। तो हुआ यूँ कि ये कल्टीवेशन या कमर्शियलाइजेशन एग्रीकल्चर होने के बावजूद भी जो एक्चुअल में लैंड में काम करने वाले कल्टीवेटर्स थे, उनको ज़्यादा कुछ फायदा हुआ नहीं। और इससे फायदा सिर्फ वो रिच मर्चेंट्स लोगों को ही हुआ, जो जैसे ही फसल हार्वेस्ट हो जाता था खरीद लेते थे, लेकिन खरीदते थे ऐसे दाम पे जो कि कल्टीवेटर्स के लिए एक मुश्किल ही पैदा करता था, आप बोल सकते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो ब्रिटिश ने इंट्रोड्यूस किया, जिससे कैपिटल लिस्ट फार्मिंग जो है बढ़ना था, जिससे और ज़्यादा इंप्रूव होना था, वो एक्चुअल में नहीं हो पाया, क्योंकि कल्टीवेटर्स को एक तो इंटरेस्ट नहीं होता था कि वो अपना लैंड इंप्रूव करे या टेक्नोलॉजी में करे, क्योंकि उनके पास कुछ रह नहीं जाता था टैक्स देने के बाद। और अपना फसल कमर्शियलाइज होने के बाद फसल बेचने के बाद भी उनके पास ज़्यादा कुछ नहीं रहता था कि वो अपना लैंड को इंप्रूव करे, कल्टिवेशन को इंप्रूव करे। और जिनके पास जो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड होल्डर के बैठे हुए हैं वो तो ऑलरेडी इसमें घुसना नहीं चाहते थे, क्योंकि उनके लिए मनी लेंडिंग ही प्रॉफिटेबल बिजनेस था। सो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि कमर्शियलाइजेशन ऑफ जो एग्रीकल्चर था उस समय कॉलोनियल रूल के अंडर पे, वो भी ज़्यादा कुछ हेल्पफुल नहीं रहा इंडियन फार्मर्स के लिए उस टाइम। एग्रीकल्चरल लेबर्स, सो एग्रीकल्चर लेबर्स का उस समय में क्या हालत था उसके बारे में थोड़ा सा समझना है। अगर एग्रीकल्चर का ये हालत था कि शुरू से लास्ट तक, जब जैसे दीवानी यानी कि टैक्सेशन आया, फिर कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, हमने देखा कि जो कल्टीवेटर्स है उनके पास तो कोई मोटिव ही नहीं था कि वो अपने फसल को या अपने लैंड को इंप्रूव करने के बारे में सोचे। देयर वाज नो इंसेंटिव, ठीक है। जितने भी, और उस समय डी इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हुआ था, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे वहाँ के लोग भी अनएम्प्लॉयड हो गए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब किस पे डिपेंड होने लगे? लैंड पे डिपेंड होने लगे, ज़मीन पे डिपेंड होने लगे, और ज़मीन ओवरक्राउड होने लगा। और बहुत ये जो सिस्टम गवर्नमेंट उस समय लागू करी थी, जिसकी वजह से बहुत लोगों के पास लैंड नहीं था या कम था, और ये लोग लगातार गरीबी का शिकार होते जा रहे थे बहुत भयंकर तरीके से। लोग मजबूर हो रहे थे, जो रिच पीजेंट्स थे या लैंडलॉर्ड्स थे या जमींदार थे, उनके अंदर पे एज अ टीनेंट काम करने के लिए। तो उनको ये पता चल चुका था कि अगर हम अच्छे से फसल करेंगे भी तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा हिसाब जो है लेके चला जाएगा। तो उनके पास कोई मोटिव ही नहीं था कि वो अच्छा कहते हैं खाद, मैन्योर या फिर अच्छा बीज यूज़ करके फसल को उगाए, क्योंकि जो भी उसमें काम कर रहे हैं उनको पता था कि अल्टीमेटली उनके पास बचने वाला ज़्यादा कुछ है नहीं, सब लेके जाएंगे और उनको भूखे मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा एक तरीके से। मतलब इतना ही उनके पास छोड़ा जाता था कि वो जस्ट किसी तरीके से जीवित रह सके और अपना गुजारा कर सके। तो एग्रीकल्चरल लेबरर्स का भी उस समय पे कुछ ज़्यादा खास अच्छा हालत नहीं था। अगला पॉइंट है लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। ओके, क्योंकि ब्रिटिशर्स जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था उस समय, उनका एक ही मकसद था कि वो इंडियन इकोनॉमी से जितना ज़्यादा हो सके बेनिफिट ले और अपने जो इकोनॉमी है, होम का जो इकोनॉमी है इंग्लैंड का, उसको इंप्रूव करे। सो उन्होंने ज़्यादा कोई मॉडर्नाइजेशन में इंटरेस्ट दिखाया ही नहीं इंडिया में। उल्टा जो भी इंडस्ट्रीज उस समय थे इंडिया में, उसको तो इंडस्ट्रियलाइज उन्होंने कर ही दिया था। और उसके बाद जहाँ बाकी अगर पूरे वर्ल्ड का बात किया जाए उस समय पे एग्रीकल्चर के सेक्टर में खास करके एक मॉडर्नाइजेशन आ रहा था। लेकिन इंडिया में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई भी एग्रीकल्चर में, हालांकि वहाँ से कमा तो रहे थे, एक्सप्लॉइट तो कर रहे थे, लेकिन उसको इंप्रूव करने में कोई दिलचस्पी या इंटरेस्ट उन्होंने दिखाया ही नहीं कभी, ठीक है। जिसके वजह से ये हुआ कि
जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और ज़्यादा खराब होने लगा। सो जो भी रेवेन्यू आ रहा था, अगर हम बात करें मॉडर्नाइजेशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो भी रेवेन्यू मिल रहा था, अच्छा खासा रेवेन्यू तो मिल रहा था उनको, वो उस रेवेन्यू को या तो अपना इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में ही खर्च करते थे, या फिर जो भी और एक्स्ट्रा बचता था वो जो इंग्लैंड का मेन गवर्नमेंट था उसको भेंट देने में ही खत्म करते थे, जिससे कि उनका इकोनॉमी इंप्रूव हो सके और यहाँ की इकोनॉमी या यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बोल लो या कुछ मतलब इंप्रूवमेंट की सेक्टर अगर डेवलपमेंट अगर बोले, वहाँ पे कुछ इन्वेस्ट नहीं करते थे। तो तीर्थंकर रॉय तीर्थंकर रॉय ने अपने बुक में द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1857 और टू 1947, यहाँ इस बुक में उन्होंने इस चीज़ को मेंशन किया है कि जो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बहुत ही थोड़ा चेंजेस हुआ है या फिर चेंज नहीं हुआ, वो कहना चाहते हैं। जो इंडियन पीजेंट थे, जो फार्मर्स थे, वो प्रिमिटिव मेथड से ही फार्मिंग कर रहे थे। अगर एक यहाँ पे जो एक डेटा पॉइंट है इसके हम लोग अगर बात करें, जैसे कि इन 1951 में देर वॉज 0.93 मिलियन आयरन प्लाउज, जो हल है वो लोहे के केवल 0.93 मिलियन हल थे, और वुडन प्लाउज काफ़ी ज़्यादा थे, 31.3 मिलियन प्लाउज जो है वुडन प्लाउज थे। और जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है, इसके बारे में तो इंडियन पीजेंट्स को पता भी नहीं था कि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर से फसल बढ़ाई जा सकती है। और लैक ऑफ नॉलेज होने की वजह से जो काउ डंग मैन्योर था और जो कैटल बोन्स, नाइट सॉल कैटल बोन्स, ये सब जो मैन्योर होता है, उसको भी काफ़ी ज़्यादा जो है वेस्ट किया जाता था या वेस्ट हो जाता था। ये बात है 1938-39 में तीर्थंकर रॉय जी ने अपने बुक द इकोनॉमिक हिस्ट्री में इस चीज़ को मेंशन किया। और 11% ऑफ क्रॉप लैंड वाज इम्प्रूव सीड, सिर्फ उस समय जितना लैंड था उसका सिर्फ 11% ही जो है इम्प्रूव सीड के अंदर पे था, जिनको पता था। बाकी किसी जिनको पता नहीं था वो पुराने मेथड यूज़ कर रहे थे, उसमें भी जो है काफ़ी ज़्यादा वेस्टेज था। सो और नॉन फूड कैश क्रॉप, और वो भी देयर यूज बीइंग लार्जली कन्फाइंड टू नॉन फूड कैश क्रॉप, और उनका जो यूज़ है वो ज़्यादा से ज़्यादा नॉन फूड कैश क्रॉप का ही था। तो एग्रीकल्चर एजुकेशन कंप्लीटली नहीं था कंट्री में, और 1946 में सिर्फ 9 एग्रीकल्चर कॉलेज बने थे, और कोई भी इन्वेस्टमेंट, टेरेसिंग बोलो या फ्लड कंट्रोल या ड्रेनेज या डिसैलिनेशन ऑफ सॉइल जैसी इंपॉर्टेंट काम पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था। एक इरिगेशन ही एक ऐसा फील्ड था जिसमें कुछ प्रोग्रेस किया गया था। तो जो पीजेंट्री था वो एकदम कंप्लीटली ट्रिपल बर्डन के अंदर पे क्रश हो चुका था। अरे ट्रिपल बर्डन किसका था? गवर्नमेंट का था, लैंडलॉर्ड का था, जमींदार का था। ये तीनों जब अपना अपना हिस्सा वो नीचे जो कल्टिवेटर था उससे ले लेते थे, तो बेचारे के पास ज़्यादा कुछ बचता नहीं था। ठीक है। नाउ बिपिन चंद्र, एक और इकोनॉमिस्ट, उन्होंने अपने बुक में ये लिखा दैट बाय द एंड ऑफ कॉलोनियल पीरियड जो इंटरेस्ट केवल पे किया गया था ना पीजेंट्स के द्वारा, वो था 1400 मिलियन पर ईयर। कितना ज़्यादा अमाउंट उस समय के हिसाब से सोचिए। और बाय 1937 जो रूरल एरियाज में जो डेप्थ, जो मनी लेंडर्स के डेप्ट में फंस गए थे, वो 18,000 मिलियन था। इसका जिक्र इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस में 2008, द डिजिटल एडिशन 2011, ये दोनों में मेंशन किया हुआ है बिपिन चंद्र जी ने। सो ये जो कंटिन्यूड इम्पोवरिशमेंट था, गरीबी, जो फार्मर कंटिन्यूसली गरीबी की तरफ जा रहे थे, अलॉन्ग विद एन इंक्रीज इंसिडेंस इन द एडवर्स कॉन्सिक्वेंस ऑफ फेमाइन, साथ ही साथ जो ये फेमाइन भूखमरी की अवस्था जो है वो बार बार आ रही थी। ऐसा नहीं थी फूड कमी नहीं थी। फसल अगर चाहता ब्रिटिश रूल तो और अच्छा ग्रो कर सकता, लेकिन जितना ग्रो कर रहा था वो भी सफिशिएंट था, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा तो ले ही जा रहे थे सभी लोग, है ना, जो भी उनके ऊपर थे, पीजेंट्स के ऊपर। करोड़ों में लोग जो है, लाखों में लोग जो है ये फेमाइन की वजह से और खाद्य पदार्थ या क्रॉप स्कैर्सिटी की वजह से जो मर रहे थे। द ह्यूमन एंड इंस्टीट्यूशनल फैक्टर्स बिकम मोर इंपॉर्टेंट देन नेचर्स फरी इन कॉजिंग डिस्ट्रेस एंड स्टारवेशन। तो ऐसा नहीं कि नेचुरली ये प्रॉब्लम था, ये प्रॉब्लम जो है ह्यूमन ग्रीड बोल सकते हैं, या इंस्टीट्यूशन, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन था उनका जो पॉलिसीज था उसकी वजह से ये हुआ है, ना ही कि कोई नेचुरल कैलामिटीज हुआ जिसकी वजह से भूख मरी। जैसे कि अगर बाढ़ वगैरह आ जाए तो फसल खराब हो जाए तो समझ में आता है, लेकिन फसल था, अगर उसको सही से लोगों के पीजेंट्स के बारे में अगर सोच के अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती तो सब सेल्फ सफिशिएंट रहते। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट तो अपने देश के जो इकोनॉमी है उसके बारे में सोच के पॉलिसी बनाते, तो चाहे यहाँ पे कुछ भी हो जाए, एट द कॉस्ट ऑफ यहाँ के जो लोगों की लाइफ है उसके कॉस्ट में भी उनको जो है इंप्रूव करना था। सो एग्रीकल्चर का हालत उस कॉलोनियल पीरियड में इतना खराब हो गया था। रूइन ऑफ आर्टिशन एंड हैंडीक्राफ्ट। सो कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर में किस तरीके से जो आर्टिशियंस थे या हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थे वो किस तरीके से बर्बाद हुए, इंडिया किस तरीके से डी इंडस्ट्रियलाइज हुआ, इसके बारे में इसमें हम समझेंगे। 18 सेंचुरी के मिड में जो कॉलोनियल गवर्नमेंट अपना पॉलिसीज लगा रहे थे, अब 18 सेंचुरी, अच्छा सबसे पहले बता दें कि 18 सेंचुरी में इंडिया जो है वर्ल्ड का 25% जो मतलब जितने भी सामान एक्सपोर्ट होते थे वर्ल्ड ट्रेड में, उसका 25% इंडिया से एक्सपोर्ट होता था। और उसमें से भी जो टेक्सटाइल है वो सबसे ज़्यादा था। ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज का वर्चस्व जो है यूरोपियन मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा था। तो ब्रिटिश आने के बाद सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो इंडियन विलेजेस और जो इंडस्ट्रीज थे, इंडियन इंडस्ट्रीज, इनके बीच के कनेक्शन को किस तरीके से इन्होंने तोड़ा। जो विलेजेस या रूरल एरिया से रॉ मटेरियल का सप्लाई होता था इंडस्ट्रीज में, ये एक काफ़ी सिंक्रोनाइज वे में था, एक यूनिटी में काम करते थे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया, इन्हीं को तोड़ा। ठीक है, तो जैसे ही इंडस्ट्रीज से ये रूरल जो भी विलेजेस थे इनका कनेक्शन टूटता है, तो सबसे पहले ये लोग क्या करते थे, रॉ मटेरियल सप्लाई करके ही सेल्फ सफिशिएंट थे। तो ये सेल्फ सफिशिएंसी के जो स्टेटस है इनका गुम जाता है, मतलब बर्बाद हो जाता है, क्योंकि अब इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं था, ब्रिटिशर्स ने इसको तोड़ दिया था। और जो विलेज के जो आर्टिशियन क्राफ्ट्समैन थे
उनको कंपेल किया, उनको फ़ोर्स किया एक तरीके से कि वो जो अपना प्रोडक्ट है, जो मार्केट प्राइस है, उससे कम रेट में बेचें। इससे क्या हुआ, वो भी इसमें सस्टेन नहीं कर पाए और उनको कंपेल किया, बाध्य किया कि वो ब्रिटिशर्स के अंडर में कम वेजेस में काम करें। तो हर तरीके से जो है ब्रिटिशर ने तंग करके रखा हुआ था, बोल सकते हैं। और इसी वजह से, क्योंकि अब उनको अगर अगर क्राफ्ट्समैन को या आर्टिशियन को जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं उसका पर्याप्त जो मिलना चाहिए प्राइस, वो अगर नहीं मिल पाएंगे तो उन तो लॉस में चले जाएंगे। तो इस कारण से उनका जो पुश्तैनी एंसेस्ट्रल जो काम था, पुश्तैनी जो वर्क था, उनको छोड़ना पड़ा, एक तरीके से बाध्य कर दिया, उनको बंद कर, क्योंकि इसमें भी ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट था। वो चाहते थे कि अपने देश से फिनिश प्रोडक्ट लाके यहाँ पे सेल करें, तो उसके लिए उनको ये डिसरप्ट करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो गया था। जिस टाइम में पूरे दुनिया में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा था एक तरीके से, उस समय में इंडिया में क्या होता, जो ऑलरेडी सेटल्ड इंडस्ट्रीज थे जिनका ग्रोथ करने का टाइम था, वो धीरे धीरे गायब होने लगे ब्रिटिश रूल की वजह से। इंडियन प्रोडक्ट्स जो भी मैन्युफैक्चर होता था यहाँ पे, और यूरोपियन मार्केट्स में उनका एक अच्छा रेपुटेशन था कि हाँ, ये इंडिया से आया हुआ प्रोडक्ट है, बोलने से लोग ब्लाइंडली ट्रस्ट करते थे कि इतना अच्छा प्रोडक्ट होता था। और ये जो एक्सपोर्ट है वो धीरे धीरे गायब तो हुआ ही, साथ ही 1833 के बाद ब्रिटिश ने एक वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी लागू कर दिया। और इसमें ये था कि जो ब्रिटेन में जो मैन्युफैक्चरर थे वो अपना प्रोडक्ट इंडिया में लाके बेच सकते थे। ये वन वे फ्री ट्रेड पॉलिसी ने लागू कर दी कि वो इंडिया में अपना प्रोडक्ट लेके आके जो है बेचे। इससे क्या हुआ, वहाँ पे तो ऑलरेडी मॉडर्नाइजेशन हो चुका था, जिसके तहत वो लोग हैवी मशीनरी, हैवी स्टीम ऑपरेटेड मशीनरी उस समय थे, जिससे वो प्रोडक्शन कर रहे थे। और जैसे ही वो इंडियन मार्केट में आ गए, तो इससे क्या हुआ कि इंडियन का जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स था वो उसके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहा था। क्यों? क्योंकि मशीन मेड प्रोडक्ट्स एक तो कम कॉस्ट में, कम लागत में ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है, और हाथ से बनाने में टाइम भी लगता है और खर्च भी ज़्यादा होता है। तो प्राइस में भी कहीं कंपटीशन नहीं कर पा रहा था, और क्योंकि वो मशीन से बन के आ रहे थे तो काफ़ी ज़्यादा बोल सकते थे कि डिफरेंस हो जाता था, जिससे क्या हुआ कि जो इंडियन जितने भी मैन्युफैक्चरर थे वो उससे कम्पीट नहीं कर पा रहे थे। और उसके बाद जब डेवलपमेंट हुआ रेलवेज़ का डेवलपमेंट के बाद, रेलवेज़ का डेवलपमेंट इसलिए किया था ब्रिटिशर्स ने, ताकि जो ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है वो एकदम रिमोटेस्ट विलेज तक भी वो पहुंचा सके। और ऐसा करने के बाद तो जो रिमोटेस्ट विलेज में जो हैंडीक्राफ्ट्स या आर्टिशियंस थे, उनका भी धंधा पानी जो है धीरे धीरे बंद हुआ। और इस दौरान जो इंडस्ट्रीज हैम्पर हुए, सबसे ज़्यादा तो कॉटन इंडस्ट्रीज को हैम्पर हुआ, और उसके साथ साथ सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, ऑयल प्रेसिंग, टैनिंग, डाइंग, आयरन, पॉटरी, मेटल्स एंड शिपिंग इंडस्ट्रीज, ये सारे के सारे हैम्पर हुए। एक बड़ी मात्रा में आप बोल सकते हैं इंडिया में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इस समय पे हुआ था, और जो आर्टिशन या हैंडीक्राफ्ट का जो बर्बादी है इसी समय पे काफ़ी ज़्यादा हुआ था। और 19th सेंचुरी में ये टेक्सटाइल, ये सारी इंडस्ट्रीज बर्बाद होने के बाद और गरीबी में ढकेले गए इंडियंस। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे, जो इन इंडस्ट्रीज में काम करके अच्छा खासा अपना रोजी रोटी कमा रहे थे, इनको मजबूरन लो पेइंग ऑक्यूपेशन में एंगेज होना पड़ा, जिससे गरीबी और बढ़ा। और जो आर्टिशियंस थे, ये भी एक उसी लेवल का एक एम्प्लॉयमेंट ढूंढने में नाकाम रहे, क्योंकि थे ही नहीं कोई अपॉर्चुनिटी, चारों तरफ से ब्रिटिशर ने जो है एक तरीके से लगाम कसा हुआ था। और जो मॉडर्न ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ थे वो भी छीन लिए गए थे। तो जो क्राफ्ट्समैन थे वो धीरे धीरे फिर वही टीनेंस जबरन जो है टीनेंस में कन्वर्ट हो रहे थे, या शेयर क्रॉपर्स मतलब दूसरे के लैंड में जाके शेयर करके क्रॉपिंग करना, इसमें जाने के लिए मजबूर हो रहे थे, या फिर एग्रीकल्चर लेबर्स में कन्वर्ट होने के लिए मजबूर हो रहे थे। जहाँ भी हालत कुछ अच्छा नहीं था, वहाँ पर भी जो है ब्रिटिशर्स ने लगाम कसा हुआ था। आप समझते कि जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थे उस समय के, उस क्या स्टेटस था इंडिया में उन मॉडर्न इंडस्ट्रीज का। तो अगर बात करें 1850 से 1940 के बीच में, इंडिया में जो है बहुत सारे, बोल सकते हैं वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जूट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड थर्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इंडिया में बनाया गया था। पोटेंशियल उतना था, लेकिन ये जो ग्रोथ है ये सभी सेक्टर में नहीं हुआ। ठीक है, ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज ग्रोथ जो है सेक्टर टू सेक्टर स्प्रेड नहीं हुआ। सो इसीलिए इसी कारण इंडिपेंडेंस के टाइम में इंडिया जो है एक नॉन इंडस्ट्रियल कंट्री ही था। हालांकि उस समय में जो इतना पोटेंशियल होने के बावजूद भी, क्योंकि ब्रिटिश का कम इंटरेस्ट था डेवलप करने में, इंप्रूव करने में, इंडिपेंडेंस आते आते एक नॉन इंडस्ट्रियल कंट्री ही रह गया था इंडिया। और जिस समय में यूरोप कंट्रीज जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन देख रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे, ठीक उसी वक्त इंडिया डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को झेल रहा था। तो ऐसा नहीं था कि इंडिया के पास पोटेंशियल नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी अभी बताया कि लार्जेस्ट कॉटन मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, जूट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज है, फोर्थ या फिफ्थ लार्जेस्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज एंड थर्ड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क होने के बावजूद भी, इसके अलावा भी इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के जो तमाम रिक्वायरमेंट थे, जैसे कि लेबर हो, कैपिटल हो, मार्केट हो, या इंटरप्राइजिंग का जो स्पिरिट है, वो सब कुछ इंडिया में था। लेकिन जो कॉलोनियल रूल था वो, या पॉलिसी था, वो इस तरीके थे, वो इंडिया में अपना कंजा या पंजा, जो क्या बोल सकते हैं उसको, अपना जो पकड़ है उसको ढीला नहीं करना चाहते थे, हर तरफ से कस करके। उनको डर था कि इनको अगर बढ़ने दिया जाए तो उनका रूल खत्म हो जाएगा। तो इसी वजह से जो है कॉलोनियल रूल ने इंडिया में इंडस्ट्रियलाइजेशन होने नहीं दिया, इंडस्ट्री को ग्रो करने नहीं दिया। सो जितने भी एनालिसिस उस टाइम में किए गए थे, सभी में ये क्लियरली इंडिकेटेड था कि जो परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी है इंडिया का उस समय का, वो बहुत ही खराब है। लेकिन इतने सारे जो भी एनालिसिस थे, वो एनालिसिस के बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने कुछ खास इंटरेस्ट दिखाया नहीं, क्योंकि उनका जो भी था रेवेन्यू वगैरह वो ब्रिटिश में ही भेजते थे।
और इस बीच में कभी भी अगर ब्रिटिश रूल अगर थोड़ा सा भी ढीला पड़ता था तो इंडियन इंडस्ट्रीज आराम से ग्रो करने लगते थे। जैसे कि कभी कभी वॉर्स वगैरह में बिजी होता था गवर्नमेंट से, वो बीच में वर्ल्ड वॉर आया था, उसमें जब बिजी हो गए थे तो थोड़ा बहुत इंडियन इंडस्ट्रीज को जो है ग्रोथ मिलना शुरू हो गया था, क्योंकि थोड़ा सा अटेंशन होता है ना, दूसरी ओर चला जाता है तो यहाँ से ग्रो करना शुरू करते हैं। तो ऐसा भी बीच बीच में हुआ उस दौरान। जो मशीन एज था इंडिया में, वो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के जरिए जो है शुरू हुआ। जूट कोल माइनिंग इंडस्ट्रीज 1850 में सब इंडस्ट्रीज जब डेवलप होने लगे उसी समय शुरू हुआ था। जो फर्स्ट टेक्सटाइल इंडस्ट्री था वो बॉम्बे में ओपन हुआ था, वो था 1853 में। कावास जी नाना भाई ने इसको शुरुआत किया था। और जो फर्स्ट जूल मिल था वो बंगाल में शुरू हुआ था 1855 में। सो ये इंडस्ट्रीज धीरे धीरे एक्सपैंड हुए। बाय फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड से इंडिया के पास 206 कॉटन मिल्स थे, जिसमें 1,96,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला था उस समय। 1901 में देयर वर ओवर 36 जूट मिल्स, जिसमें 1,15,000 लोग काम करते थे। कोल माइनिंग इंडस्ट्री में नियरली 1 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट था, 1906 की बात है। अदर मैकेनिकल इंडस्ट्रीज ऑल्सो डेवलप जो फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में और बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी में, वेयर कॉटन ग्रीन्स एंड प्रेसेस, राइस फ्लोर एंड टिम्बर मिल्स, लेदर टेनरीज, वुलन टेक्सटाइल्स, शुगर मिल्स, आयरन एंड स्टील वर्क्स एंड सच मिनरल इंडस्ट्रीज एज सॉल्ट, माइका एंड सॉल्ट पेट्रे, सीमेंट, पेपर, मैचेस, शुगर एंड ग्लास इंडस्ट्रीज डेवलप ड्यूरिंग द 1930s। बट ऑल दिस इंडस्ट्रीज हैड अ वेरी स्टंटेड ग्रोथ, मतलब ग्रो तो कर रहे थे धीरे धीरे, लेकिन जो रेट ऑफ ग्रोथ था वो काफ़ी स्लो था इस वक्त। तो ये मशीन एज इसको इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इतने सारे इंडस्ट्रीज जब धीरे धीरे ग्रो करने लगे थे, धीरे धीरे मशीनरीज का इसमें जो इन्वॉल्वमेंट शुरू हो चुका था। हालांकि इतने सारे इंडस्ट्रीज स्टार्ट तो हो गया था, लेकिन जो ग्रोथ रेट था वहाँ पर फिर भी कम था। ज़्यादातर जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज थे इंडिया में उसमें भी ब्रिटिशर्स का ही मालिकाना था, बोल सकते थे कि वही ओन करते थे। टेक्सटाइल ही एक ऐसी इंडस्ट्री थी, जगह थी जहाँ पर इंडियंस का शुरू से ही दबदबा रहा था। मतलब ब्रिटिशर्स उसमें फील्ड में भी थे, लेकिन फिर भी इंडियन इंडस्ट्रीज ही उसमें ज़्यादा थे। और 1930s के आसपास जो है कई सारे शुगर इंडस्ट्रीज भी डेवलप करने लगे थे इंडिया में। और उस समय काफ़ी सारे रीज़न भी थे जो ये ब्रिटिश इंडस्ट्रीज या ब्रिटिश ओन जो फैक्ट्रीज थे वो ज़्यादा डोमिनेट थे, क्योंकि उस समय जो बैंक थे, ज़्यादातर बैंक भी ब्रिटिश के द्वारा ही ऑपरेट या ब्रिटिशर्स के द्वारा ही ऑपरेट किया जाता था, जिसमें से इंडियन इंडस्ट्रीज को जो क्रेडिट मिलता था वो काफ़ी मुश्किल होता था क्रेडिट मिलने में उनको। और अगर क्रेडिट मिल भी जाता था तो उनके लिए जो है रेट था वो काफ़ी हाई था एज कम्पेयर टू ब्रिटिशर्स। तो ये भी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से जो ग्रोथ था काफ़ी स्लो था इंडस्ट्रीज का। और यही कारण था कि जिस वजह से धीरे धीरे इंडियन बैंक्स भी जो है डेवलप करने लगे थे उस समय। ठीक है, 1914 की अगर बात करें, इन 1914 फॉरेन बैंक्स के पास जो है 70% डिपॉजिट्स था ऑफ ऑल बैंक डिपॉजिट्स इन इंडिया। और 1937 में शेयर है डिक्रीज 70%, क्योंकि इंडियन बैंक धीरे धीरे आगे आने लगे थे, तो जो डिपॉजिट 70% था वो धीरे धीरे 57% में आ गया था। ब्रिटिश एंटरप्राइज इन इंडिया ऑल्सो टुक एडवांटेज ऑफ देयर क्लोज कनेक्शन विद ब्रिटिश सप्लायर्स ऑफ मशीनरी एंड इक्विपमेंट एंड शिपिंग इंश्योरेंस कंपनी। तो जो ब्रिटिश इंटरप्राइज थे इंडिया में, वो अपने ब्रिटिश जो होम टाउन में जो फैसिलिटीज़ थे उनका भी फायदा उठा रहे थे, जैसे कि शिपिंग हो, मशीनरीज का सप्लाई हो, इक्विपमेंट हो या शिपिंग हो, या इंश्योरेंस कंपनी, मार्केटिंग एजेंसीज हो, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल लीडर्स, इनका पूरा पूरा सपोर्ट जो है ये ब्रिटिश ओन्ड कंपनीज को मिलता था। तो जिसकी वजह से वो एक इंडियन इकोनॉमी में डोमिनेंट पोजीशंस होल्ड करते थे। मोर ओवर द गवर्नमेंट फॉलोड अ कंसियस पॉलिसी ऑफ फेवरिंग फॉरेन कैपिटल अगेंस्ट इंडियन कैपिटल। और गवर्नमेंट भी एक ऐसा पॉलिसी रखते थे कि जो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन मतलब ब्रिटिश कंपनी के फेवर में हो, इंडियन कंपनी के फेवर में कम हो। और इंडिया का जो रेलवे पॉलिसी था वो भी काफ़ी डिस्क्रिमिनेटेड था। कैसे डिस्क्रिमिनेटेड था वो? ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के थे कि जो इंपोर्टेड गुड्स हैं, मतलब जो बाहर से आए हुए गुड्स है ब्रिटिश कंपनी से, उनके डिस्ट्रीब्यूशन को ज़्यादा सपोर्ट करता है। जैसे कि अगर डोमेस्टिक गुड्स का, इंडियन गुड्स का अगर एक्सपोर्ट करना, तो उन पर राइट जो फ्रेट जो किराया लगाया था वो ज़्यादा लगाया जाता था, जिसके कारण से जो इंडियन गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो थोड़ा मुश्किल था। वह जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का या ब्रिटिशर्स के जो गुड्स थे, जो इंपोर्टेड गुड्स थे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही चीप था, जिस वजह से वो ज़्यादा ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर पाते थे। और एक और रीज़न था कि उस समय में इंडिया में जो कैपिटल गुड्स या जो मशीनरीज है, इस तरह की इंडस्ट्रीज बहुत ही कम थे। इस वजह से भी जो उनका ग्रोथ था, वो जो इंडस्ट्रीज का ग्रोथ है इंडिया में वो कम था। कैपिटल गुड्स उतने अवेलेबल नहीं थे, अगर उनको लाना हो तो बाहर से इंपोर्ट करके लाना पड़ता था। और शायद उस समय सभी इसलिए सक्षम नहीं थे कि बाहर से कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करके लाके प्रोडक्शन करके बेचे। तो बहुत ही कम ऐसी फैक्ट्रीज हुआ करती थी जो बाहर से कैपिटल गुड्स मशीनरीज इंपोर्ट करके लाके मैन्युफैक्चर करे। इंडिया में कुछ बेसिक इंडस्ट्री जैसे स्टील, मेटलर्जी, मशीन, केमिकल एंड ऑयल 1950 तक भी जो है इन सभी बेसिक इंडस्ट्रीज का जो अब दूसरे इंडस्ट्री को ग्रो करने में सपोर्ट करते हैं, इनकी कमी थी। द कंट्री मेड 90% ऑफ इट्स नीड्स ऑफ मशीन टूल्स थ्रू इंपोर्ट्स ओनली। जो अगर मशीन वगैरह का जरूरत है या टूल्स वगैरह का जरूरत है तो वो सब इंपोर्ट करना पड़ता था। इंडिया ऑल्सो लैक्ड इन डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में भी इंडिया जो है उस वक्त पीछे था। 19th सेंचुरी में जो प्लांटेशन इंडस्ट्रीज था, इसमें ग्रोथ हुआ इंडिया में, लेकिन वो एक्सक्लूसिवली ओन होते थे किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। इंडियन उसको ओन नहीं कर सकते थे। और जो इंडिगो टी, कॉफ़ी, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चर करने होने लगा, और बिहार एंड बंगाल में तो ये पूरा फ्लरिश हो गया। सो इंडिगो मैन्युफैक्चरिंग इसको इंट्रोड्यूस किया गया था 18th सेंचुरी के एंड में, और ये बंगाल और बिहार में फैल गया था। और इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है? डाई में जो टेक्सटाइल मैन्युफैक्चर करते वक्त उसको जो डाई किया था, कलर किया जाता था, उसमें इसका ज़्यादातर इस्तेमाल होता था। ओके, सो पीजन्स को, फार्मर को उस समय कंपेल किया जाता था किसकी फार्मिंग के लिए? इंडिगो फार्मिंग के लिए, रादर देन फूड क्रॉप्स। और ये जो ऑपरेशन ऑफ इंडिगो प्लांटर्स
और ये जो इंडिगो प्लांटेशन का ऑपरेशन था, इसको जो फेमस बंगाली राइटर थे दीनबंधु मित्रा, इन्होंने अपने प्ले नील दर्पण 1860 इसमें भी इसका दिखाया है, जिक्र किया है। सो विद द इन्वेंशन ऑफ सिंथेटिक डाई द इंडिगो इंडस्ट्री ग्रेजुअली डिक्लाइन। उसके बाद धीरे धीरे जब सिंथेटिक डाई का इन्वेंशन हुआ तो जो इंडिगो प्लांटेशन या ये जो इंडस्ट्री है वो धीरे धीरे कम हो गया या डिक्लाइन हो गया बोल सकते हैं। टी इंडस्ट्री जो है उसी समय टी इंडस्ट्री आपका आसाम, बंगाल और साउथ इंडिया और हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इनमें जो है फैलने लगा, और इसको काफ़ी ज़्यादा गवर्नमेंट ने भी बढ़ावा दिया। किस तरीके से कि रेंट फ्री एरिया दे दिया कल्टीवेशन के लिए, या फिर ग्रांट्स दे दिया, या अदर फैसिलिटीज़ दे दिया कि इसका जो कल्टीवेशन है उसको बढ़ाया जा सके। और ये जो यूज़ ऑफ टी है उस समय, क्योंकि चाय तो भारत में वैसे ही बहुत अच्छा है, मतलब सबका फेवरेट होता है, तो पूरे भारत में जो ये यूज़ ऑफ टी है वो फैल गया। और धीरे धीरे कॉफ़ी प्लांटेशन भी साउथ इंडिया में, इसलिए अभी भी देखा जाएगा कि साउथ में जो है कॉफ़ी प्लांटेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि उसी समय में साउथ इंडिया में कॉफ़ी प्लांटेशन जो है फैल चुका था उस समय। तो ये जो भारी मात्रा में उसमें बोल सकते थे प्लांटेशन हुआ, या फिर कुछ इंडस्ट्रीज़, फॉरेन ओन्ड इंडस्ट्रीज़ कुछ यहाँ पे आए, मतलब ब्रिटिशर्स के, और इन्होंने प्रोडक्शन वगैरह शुरू किया। जो भी थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्लांटेशन हुआ था, इसमें से जो भी मुनाफा आ रहा था, इसका 1% भी भारतीय को या इंडियंस को नहीं मिल पा रहा था, ना ही इसका कोई डेवलपमेंट के लिए खर्चा होता था। ये सारा का सारा जाता था जो भी फॉरेन एक्सचेंज, और ये जो मार्केट टी और कॉफ़ी के लिए बनाया गया था, फॉरेन में काफ़ी ज़्यादा बनाया गया था मार्केट, बट उसको सेल करके जो फॉरेन एक्सचेंज आता था वो इंडिया में नहीं बल्कि ब्रिटेन में चला जाता था। सो एक ही फ़ायदा इंडिया को हुआ इन इंडस्ट्रीज से, वो है कि बहुत सारा अनस्किल्ड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस समय क्रिएट हुआ था। बट ये जो भी यहाँ पे काम करते थे वो काफ़ी लो सैलरी में काम करते थे, उनका सैलरी उतना ज़्यादा नहीं होता था। बस यही छोटा सा एक फ़ायदा बेनिफिट मिला कि चलो लो सैलरी से ही काम मिल रहा था इंडियंस को। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो उस समय में जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ का ग्रोथ था वो काफ़ी स्लो था, स्टंटेड था एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज़। और कॉलोनियल रोल ने जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ या डीइंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो भी किया था, उसमें जो आउटपुट का नुकसान हुआ उसको कोई कंपेंसेट नहीं किया। मतलब उसकी जगह पे ऐसा नहीं किया कि उन्होंने कि जो हमने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को हैम्पर किया तो चलो उनके लिए कुछ और अच्छा भी उसकी जगह पे करते, तो ऐसा भी उन्होंने कुछ नहीं किया था। सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज, उस समय में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ कॉटन, जूट और टी प्लांटेशन तक ही सीमित था, क्योंकि इनसे ब्रिटिशर्स को फायदा हो रहा था। और 19th सेंचुरी में टू शुगर एंड सीमेंट इन 1930s, और काफ़ी हद तक 1930s तक जो शुगर और सीमेंट इंडस्ट्रीज़ का भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ था, बट वो भी ना के बराबर, कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं था कि नोट किया जाए। सो देयर हैड बीन सम डेवलपमेंट ऑफ द आयरन स्टील इंडस्ट्रीज आफ्टर 1907 के बाद कुछ आयरन स्टील इंडस्ट्रीज में जो डेवलपमेंट था, बट एज लेट एज 1946 कॉटन एंड जूट टेक्सटाइल्स अकाउंटेड फॉर नियरली 30% ऑफ ऑल द वर्कर्स एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज एंड मोर देन 55% ऑफ टोटल वैल्यू एडेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग। सो 1946 तक अगर हम देखें, कॉटन और जूट टेक्सटाइल्स ही जो है सबसे मेजर इंडस्ट्रीज थे, जो कि 30% ऑफ जितने भी वर्किंग पॉपुलेशन था 30% उसमें काम करते थे, एंड मोर देन 55% टोटल वैल्यू एडेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग। और मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा जितना भी टोटल वैल्यू एड होता था, जीडीपी होता था, उसका 55% जो है यही इंडस्ट्री से आता था। द शेयर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज इन नेशनल इनकम एट द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल वाज ओनली 7.5%। तो जो नेशनल इनकम था ब्रिटिश रूल के टाइम में मॉडर्न इंडस्ट्रीज का, वो सिर्फ 7.5% था इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट। द मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया वाज इनसिग्निफिकेंट as compared to the economic development of other countries, or in keeping with the requirements of India's economic development. In 1950s, out of population of 357 million, only 2.3 million were employed in modern industry. 1950 में आप देखिए 357 मिलियन का पॉपुलेशन था, जिसमें 2.3 मिलियन जो है मॉडर्न इंडस्ट्रीज में काम करते थे। ठीक है, सो नेक्स्ट हम लोग इस एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक समझेंगे, वो है ड्रेन ऑफ वेल्थ के बारे में।